हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत HIVI और IDD, ये 3 ट्रेड हमारे यहाँ चलता है। लेकिन इसके बाद हम MD बच्चों के लिए भी ये सब्जेक्ट बताएंगे, क्योंकि ये कॉमन पेपर है और सबको पता है कि सिलेबस के अनुसार ये चारों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। और सब्जेक्ट रहेगा हमारा एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पेपर नंबर 7 है और कॉमन पेपर है। तो सभी बच्चे इस पेपर का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं मात्र 3 यूनिट दिया गया है और इस 3 यूनिट में आपको 3.1, 3.2, 3.3 ये आपको कंप्लीट करा दिया गया है। 3.4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें वार्षिक स्कूल योजना और समय सारणी की तैयारी, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम जानेंगे, यानी कि CCE ये पूरा हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको करना होगा कि स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना होगा और उससे जुड़ना होगा, तब आपको ये PDF मिल जाएगा। पूरी PDF आपको मिल जाएगी, इसके साथ साथ आपको अन्य सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। और आप HIVI IDD तीनों ट्रेड में यदि आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट मिल जाएंगे सिलेबस के अनुसार। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक की कि वार्षिक स्कूल योजना क्या है, समय सारणी की तैयारी क्या है। ये आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कि वार्षिक विद्यालय योजना की तैयारी और समय सारणी निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर वार्षिक विद्यालय योजना और समय सारणी के दीर्घकालीन प्रभावों का वर्णन कीजिए, या फिर वार्षिक विद्यालय योजना और समय सारणी के निर्माण में आने वाली चुनौतियों की भी विवेचना कीजिए। तो इससे रिलेटेड जो हमें उत्तर जानना है वो हमारा इस प्रकार से है कि जो विद्यालय प्रशासन होता है और प्रबंधन होता है, इसके सुचारू संचालन के लिए वार्षिक विद्यालय जो योजना एनुअल स्कूल प्लान जो होता है उसको तैयार किया जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। यानी कि पूरे स्कूल का जो टाइम टेबल होता है वो आपके कक्षाएं संचालित होने के पहले ही बना ली जाती हैं, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपके ये सारे प्लान कर लिए जाते हैं कि पूरे साल भर कैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से टीचर उसको पढ़ाएंगे। तो एक सुव्यवस्थित विद्यालय प्रणाली जो होती है, इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे ये आवश्यक होता है कि शैक्षणिक, प्रशासनिक और सहपाठकर्मी एवं अन्य गतिविधियों का नियोजन जो किया जाना है उसको सुनिश्चित कर लिया जाए, पहले से ही उसका प्लान कर लिया जाए। वार्षिक विद्यालय योजना जो है, इसमें विद्यालय की समग्र प्रगति के लिए भी एक दिशा निर्देश भी जारी किया जाता है, जबकि समय सारणी जो होता है वो शिक्षकों और छात्रों और प्रशासनिक कार्यों को संतुलित करने के लिए ये बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ये काफ़ी सहायक भी होती है। इन दोनों की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसका उद्देश्य ये होता है कि विद्यालय को अधिक प्रभावी बनाए, विद्यालय का नाम रोशन हो और विद्यालय में नामांकन संख्या बढ़े। इसके साथ साथ वहाँ पे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वार्षिक विद्यालय योजना की तैयारी क्या है। तो वार्षिक विद्यालय योजना जो है वो विद्यालय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं, संसाधनों या शिक्षण रणनीतियों और सहपाठकर्मी जो गतिविधियां हैं इसको ध्यान में रख करके पूरे साल के लिए तैयार किया जाता है। ये योजना केवल शैक्षणिक कार्यों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों, विकास योजना, शिक्षण प्रशिक्षण, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत निर्माण, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक सहभागिता को भी ये समाहित करती है। इसे तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुआयामी होती है और इसमें कई महत्वपूर्ण चरण भी शामिल किए जाते हैं। जैसे कि इसमें पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले विद्यालयों के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान की जानी होती है।
अब ये लक्ष्य और उद्देश्य की पहचान कैसे की जाएगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो विद्यालय की जो वार्षिक योजना है, इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले विद्यालय के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना जाने बूझे ही उस कार्य में कूद पड़ें, नहीं, उसको सबसे पहले आपको जानना समझना होगा, तब आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ये लक्ष्य जो होगा वो शैक्षणिक प्रदर्शन सुधारने के लिए होगा कि पूरे साल में किस प्रकार से ये चीज़ें आपके की जाएंगी और कैसे पूरा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखते हुए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जाता है, यहाँ तक कि विद्यालय की जो आधारभूत संरचना होती है उसको सुधार करने के लिए भी ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर भी ये चीज़ें केंद्रित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं तो विद्यालय के जो समस्त कार्य होते हैं काफ़ी प्रभावी तरीके से उसको हम संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि विद्यालय की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। तो वार्षिक योजना जो होती है ये बनाने से पहले ही विद्यालय की जो वर्तमान स्थिति होती है, जिस समय वो बनाया जा रहा होता है उस समय विद्यालय की स्थिति क्या है उस चीज़ का भी मूल्यांकन कर लिया जाता है। क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि विद्यालय में उपलब्ध जो संसाधन है उस समय पे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और शिक्षकों की संख्या क्या है, उस समय छात्रों की संख्या क्या है, छात्रों की शैक्षणिक प्रगति क्या है, इसके साथ साथ जो वहाँ का पाठ्यक्रम चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, उसमें किस प्रकार की एक्टिविटी कराई जा रही है, उसकी स्थिति क्या है, भवन निर्माण जो कराया गया है उसकी संरचना का आकलन करते हुए इन चीज़ों को बनाया जाता है, यानी कि पूरी शिक्षण प्रणाली को वहाँ पे लागू किया जाता है। इसके साथ साथ तीसरा हमारा टॉपिक है कि शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रमी गतिविधियों का नियोजन। तो वार्षिक विद्यालय योजना में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ पाठ्यक्रमी गतिविधियों का भी इसमें नियोजन किया जाता है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वार्षिक पाठ्यक्रम को इसमें विभाजित किया जाता है कि इसमें आपको समय समय पे खेल कूद, ऐसा नहीं है कि आपको केवल सुबह से शाम तक पढ़ाया ही जाएगा। जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा उसमें आपको केवल पढ़ने के लिए ही सारी चीज़ों को रखा जाएगा, नहीं, आपके साल भर की जो ये योजना बनेगी आपके संपूर्ण विकास पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें आपके खेल कूद से लेकर के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले, प्रतियोगिताएं, यहाँ तक कि भ्रमण या फिर जो अन्य एक्टिविटी है, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। तब जाकर के वार्षिक प्लान बनाया जाएगा, एनुअल प्लान बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे शिक्षक एवं कर्मचारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व निर्धारण। तो विद्यालय की वार्षिक योजना में यह तय किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी की क्या भूमिका होगी। शिक्षकों को कक्षाओं के संचालन, मूल्यांकन या सह कर्मीय जो गतिविधियां हैं उनमें सहभागिता, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अभिभावकों के साथ में संवाद जैसी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इसमें विद्यालय बजट और वित्तीय नियोजन क्या है। तो विद्यालय की वार्षिक योजना का एक प्रमुख भाग जो होता है वो बजट निर्माण का भी यहाँ पे कार्य करता है, जिसके द्वारा आप जानते हैं कि पूरी शासन व्यवस्था चलती है। और अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, वहाँ पे शिक्षण सामग्री नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, प्रयोगशालाएँ नहीं हैं, ये सभी चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं हैं तो उन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराने की सुविधा भी कहीं ना कहीं उस बजट में शामिल होता है। और उस बजट के अनुसार ही पूरे वर्ष विद्यालय में ये सारी चीज़ों को ला करके रखा जाता है और वर्ष भर उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता क्या है। तो विद्यालय की वार्षिक योजना में समुदाय और अभिभावकों की भी यहाँ पे सहभागिता को देखा जाता है, क्योंकि इसमें गुणवत्तापूर्ण अगर आपको सुधार करना है शिक्षा में तो इसके लिए आपको समय समय पर जो अभिभावक मीटिंग होगी उसको करना होगा, या अब शिक्षकों की मीटिंग करनी होगी, कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, समय समय पे जागरूकता अभियान किए जाएंगे। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जो कि आपके एनुअल में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया। तो योजना को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि विद्यालय में अगर आप समय समय पे मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे छात्रों की जो प्रगति होती है वो अच्छे से रिकॉर्ड की जा सकती है।
जिसको बाद कहीं भी आपको ऐसा लगे कि किसी छात्र में ये चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है तो वो भी सुधार की जा सकती है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है समय सारणी निर्माण की प्रक्रिया। तो विद्यालय का समय सारणी निर्माण जो होता है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षण कार्य जो होता है इसको संचालित करने के लिए समय सारणी न केवल शिक्षकों और छात्रों के समय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है, बल्कि विद्यालय की जो समस्त गतिविधियां होती हैं, समस्त एक्टिविटी, उन सभी का के बीच में ये बॉन्डिंग बना करके रखती है, उनको संतुलित करके रखती है। इसमें आपके पाठ्यक्रम का जो विश्लेषण होता है वो भी पहले से कर लिया जाता है। इसके साथ साथ आपके शिक्षकों की जो उपलब्धता होती है, उनका जो कार्यभार होता है, उसको भी संतुलन किया जाता है कि किस शिक्षक को कौन सा कार्य दिया जाएगा और किस कार्य में उसकी दक्षता है, कौन सी कक्षाएं उसको सौंपी जाएंगी, किस कक्ष के में उसको क्लास टीचर बनाया जाएगा। ये सभी चीज़ें पहले से ही निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न स्तरों के अनुसार समय का भी विभाजन किया जाता है। सभी के वहाँ पे पीरियड लगाए जाते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कौन पढ़ाएगा, सेकंड में कौन पढ़ाएगा और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो समय अवधि कितनी होगी, ये सारी चीज़ें पहले से तैयार कर ली जाती हैं। इसके साथ साथ सह पाठ्यक्रमी गतिविधियों के लिए भी यहाँ पे समय निकाला जाता है, जैसे कि समय समय पर बच्चों को खेल कूद कराना, योग कराना, संगीत कराना, कला, नृत्य और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं जो एनुअल में एक बार होते हैं, ये सभी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं और समय समय पे सारी चीज़ें कराई भी जाती हैं। और किसके द्वारा कराई जाती हैं? ये हमारे शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में संचालित की जाती हैं। आगे है हमारा मध्यांतर और विश्राम के समय का नियोजन। तो छात्रों और शिक्षकों की जो ऊर्जा होती है, इसको एकाग्र बनाने के लिए बीच बीच में उनको थोड़ा सा रिलैक्स भी दिया जाता है, जैसे कि लंच हुआ, या फिर 4 कक्ष पढ़ाने के बाद उन्हें 1 कक्षा के लिए आराम दे देना, फिर वो नेक्स्ट कक्ष जा कर के पढ़ाएं। तो इससे क्या होता है कि शारीरिक जो तंदुरुस्ती होती है वो बनी रहती है, मानसिक प्रेशर नहीं होता है और शिक्षक अपना पूरे मनोयोग से छात्रों को पढ़ा पाता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये टफ़ नहीं है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया, सुन लिया तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समय सारणी का परीक्षण और संशोधन। समय सारणी तैयार करने के बाद इसे परीक्षण के अनुरूप में ही लागू किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है उसमें, तो उसको आवश्यक रूप से संशोधन भी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मण रेखा खिंच गया है, अब इस चीज़ को नहीं हटा सकते, नहीं मिटा सकते, नहीं, आवश्यकता के अनुसार उसको हम फेरबदल भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वार्षिक विद्यालय योजना और समय सारणी के दीर्घकालिक प्रभाव। तो विद्यालय की वार्षिक योजना और समय सारणी केवल तात्कालिक प्रशासनिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही ये सीमित नहीं होता है, बल्कि ये लंबे समय के लिए भी इस चीज़ को रखा जाता है विद्यालय में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये विद्यालय की निरंतर प्रगति को दर्शाता है और छात्रों को समान अवसर मिले, शिक्षकों को समान अवसर मिले, उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वातावरण में अच्छे उनको शिक्षा मिल सके, ये सभी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में भी इससे सुधार होता है। अगर समय सारणी अच्छी बनी हुई है तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी बच्चों को मिलती है। इसके साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता रहता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि भी देखने को मिलती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के अवसर मिलते हैं। साथ ही साथ उनका जो पाठ्यक्रम होता है वो भी कंप्लीट करा दिया जाता है और उसमें भी आप देखेंगे कि बच्चों का बेहतर प्रदर्शन इसमें देखने को मिलता है। विद्यालय की प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार देखने को मिलता है। इससे काफ़ी कार्य समय रहते संपन्न किए जाते हैं और शिक्षकों और कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर को भी अवसर दिया जाता है। इससे रोजगार भी बढ़ता है। अभिभावकों और समाज के साथ में प्रभावी संवाद भी होता है।
क्योंकि विद्यालय योजना केवल एक ही पक्ष में नहीं होता है बल्कि अभिभावक और समाज के साथ भी जुड़ा होता है और दोनों को ये मजबूती प्रदान करता है। तो इसके लिए अभिभावकों को विद्यालय की वार्षिक योजना में भी काफ़ी जानकारी दी जाती है और उनको समय समय पर बुला करके उनको भी जागरूक किया जाता है। इसमें सह पाठक्रमी गतिविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं समय पे खेल कूद, संगीत, नृत्य, नाटक, कला, अन्य सभी चीज़ें समय समय पे बच्चों के साथ में कराई जाती हैं। संसाधनों की भी उपलब्धता समय रहते देखी जाती है। वर्तमान में अगर जो चीज़ें नहीं होती हैं उस चीज़ को भी उपलब्ध करा दिया जाता है ताकि वो साल भर चलती रहें। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं हमारे इस वार्षिक विद्यालय योजना की जो समय सारणी होती है उसको निर्माण करने में। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं या संसाधन की जो उपलब्धता होती है अगर वो सीमित है तो इसको लागू नहीं कर मिलता है। समय समय पे सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, अच्छे से इसको हम एक्टिव तरीके से इसको हम संचालित नहीं कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का अधिक भार हो जाता है। यदि शिक्षक कम है तो पाठ्यक्रम का भार हो जाएगा, बच्चे कम हैं तो फिर पाठ्यक्रम अच्छे से लागू नहीं कर मिलेगा। बाहरी गतिविधियों और सह पाठ्यक्रमीय कार्यक्रमों का भी समन्वय होता है इसमें कि आप अगर केवल एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो फिर सब में एक बॉन्डिंग नहीं हो पाता है और सभी के साथ में जो गतिविधियां होनी चाहिए वो अच्छे से गतिविधियां संचालित नहीं हो पाती हैं, उसमें भी बाधा पहुंचती है। विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पे उनको मार्गदर्शन किया जाता है समय समय पे और योजना बनाते हुए उनकी आवश्यकताओं को भी यहाँ पे पूरा किया जाता है। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों के बीच में भी समन्वय की अगर कमी है तो इससे बच्चों को ना तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाती है और इसके साथ साथ विद्यालय प्रशासन के साथ में शिक्षकों का अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो उस चीज़ को प्रभावी तरीके से विद्यालय में लागू नहीं कर सकते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है और 3.4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट चैप्टर बच रहा है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी पढ़ा दिया जाएगा। आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। यदि पहली बार आप लोग इस चैनल पे आए हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।